नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका एडुकेटर सुनील पंडित। लेकर आया हूं हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछे जाने वाला क्वेश्चन। नंबर 1 हैदराबाद में है, बी वाराणसी है, सी दिल्ली है और डी मथुरा है ना। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी जो है ये संत कबीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है। कहता कि सबसे जो है प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जो है वह किसे माना जाता है। नंबर ए विष्णु पुराण को, बी मात्स्य पुराण को, सी गुप्त पुराण को और डी इनमें से किसी को नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण जो है वह माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी मात्स्य पुराण को। जो आप देख रहे हैं ये मात्स्य पुराण जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वह सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रमाणिक पुराण भी मात्स्य पुराण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आंध्र कवि का पितामह कहा गया है। नंबर ए कृष्णदेवराय, बी पेडन या एक और होगा और ना पेडन्ना, और सी में है तेनालीराम और डी में है विरूपाक्ष को। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आंध्र कवि का जो पितामह कहा गया है वह कहा गया है पेडन्ना को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप देखते होंगे कहता कि गार्गी संहिता किस विषय की पुस्तक है। मतलब गार्गी संहिता जो है वह किस विषय की पुस्तक माना जाता है। नंबर में है चिकित्सा का है, बी में है ज्योतिष विद्या का है, सी में है ए और बी यानी कि चिकित्सा और ज्योतिष विद्या दोनों का है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो गार्गी संहिता है यह ज्योतिष विद्या का पुस्तक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखेंगे कहता है क्या कि खोरठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। यानी कि ये जो खोरठी लिपि है इसकी उत्पत्ति किससे हुआ। नंबर ए में हिंदी से हुआ है, बी संस्कृत से हुआ है, सी अरमाइक से हुआ है और डी प्रकृति से हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरमाइक जो है इसी लिपि से आपका खोरठी लिपि का उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। कहता कि अशोक के लेखों की भाषा कौन सी थी। यहाँ क्या पूछ रहा, लेखों की भाषा, लिपि नहीं पूछा है, भाषा। तो देखिए यहाँ ब्राह्मणी क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया, संस्कृत हो गया और अंग्रेजी हो गया। तो यहाँ भाषा क्या था, भाषा जो था वह प्राकृतिक भाषा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाषा क्या था,
प्राकृतिक भाषा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेखनीय ताम्रपर्णी जो है किस देश के लिए प्रयुक्त किया गया है? ये ताम्रपर्णी जो है यह किस देश के लिए प्रयुक्त किया गया है? यहाँ आप देख पा रहे होंगे, नंबर ए में है अफगानिस्तान के लिए, बी है भारत के लिए, सी है श्रीलंका के लिए और डी है सुमात्रा के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका प्रयोग जो हुआ है ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका के लिए ताम्रपर्णी नाम का शब्द प्रयुक्त किया है, कि इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे होंगे, कहता कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? चलिए यहाँ देखते हैं कि आपका अशोक का शिलालेख जैसे ऑप्शन नंबर ए में है अफगानिस्तान में पाया गया है, बी में चीन में है, या नेपाल में है, या बर्मा में है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा देश है जहाँ आपका अशोक के अभिलेख देखने को मिलता है? तो यहाँ आप देखेंगे कि अशोक का अभिलेख जो है अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कहाँ से अशोक के द्विभाषाई, मतलब एक था ग्रीक और दूसरा था अरमाइक, अभिलेख प्राप्त हुआ है? नंबर ए सारेकुन्हा अनिकंधार से, बी कालसी से, सी मनसेहरा से और डी कलिंग से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सरेकुन्हा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में हम लोग क्या देखेंगे? ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि डी कोशाम्बी की कौन सी कृति प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक उत्तम स्रोत है? नंबर ए है भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक परिचय, है ना, बी में है आश्चर्य है कि वह भारत था, है ना, सी में है भारत का प्रारंभिक इतिहास और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो डी कोशाम्बी का कौन सी कृति, तो डी कोशाम्बी का कृति जो है ऑप्शन नंबर ए भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक परिचय जो है इससे ही जानने का सबसे उत्तम स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। कहता है किसने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना? देखिए क्वेश्चन पर ध्यान देना है। कहता कि मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक मानने वाला कौन था? इसमें 4 ऑप्शन है, टोलमी था, स्ट्रोबो था, अल्बोर्नी था या सुलेमान था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी स्ट्रोबो जो था, इनका जो है मानना था कि मेगास्थनीज का जो विवरण है वह काल्पनिक है, न कि वास्तविक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। तो आप देख पा रहे होंगे, कहता है खोरठी लिपि लिखी जाती है। नंबर ए बाएं से दाएं की ओर, बी में है नीचे से ऊपर की ओर, सी में है ऊपर से नीचे की ओर और डी में है दाएं से बाएं की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दाएं से बाएं की ओर खोरठी लिपि लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में हम देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है, कहता है क्या कहता है? कहता है कि मौर्य काल में
आंतरिक व्यापार का केंद्र था, यानी कि देश के अंदर जो व्यापार होता था उसका कौन कौन सा केंद्र था? नंबर ए काशी, बी कौशाम्बी, सी तोसाली और डी उपरोक्त में सभी। तो मौर्य काल में जो आंतरिक व्यापार का जो केंद्र था वह काशी भी था, कौशाम्बी था और तोसाली, यानी कि उपरोक्त में सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। कहता है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है ना। यहाँ है ए नंबर में मास्की का लघु स्तंभ, बी है रुद्रमयी का स्तंभ, सी में है क्वीन स्तंभ और डी में है भ्राभु का स्तंभ। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये भ्राभु का स्तंभ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भ्राभु का जो स्तंभ है उसी में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 15। कहता है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रों को वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया? यानी कि कलिंग विजय जो हुआ था, ये कलिंग विजय कब हुआ था? तो 261 ईस्वी में, है ना। तो ये कलिंग विजय के समय जो है अशोक ने किस शिलालेख में वर्णन किया है? नंबर ए में है शिलालेख संख्या 1 में है, बी में शिलालेख 2 है, सी में है शिलालेख 12 और डी में है शिलालेख संख्या 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख संख्या 13 जो है इसका सही जवाब है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि अकबर के समय गुप्त मामलों में मीटिंग होती थी, मतलब किस स्थान पे होती थी? नंबर ए में है दौलत खान में होती थी, बी में है दरवाजे खास में होती थी, सी में है शोकत आला में होती थी और डी में है गुप्त खान में होती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? कि गुर्जरे जो थे इसका किस शासक ने पराजित किए थे? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, नंबर ए में प्रभाकर वर्धन है, बी में है राजवर्धन है, सी में हर्षवर्धन है और डी है शशांक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन ने ही गुर्जरों को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। सूफी संतों के पत्रों की सामूहिक संकलन को क्या कहा जाता है? यानी कि सूफी संत के जो पत्र है सामूहिक संकलन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? नंबर ए तौहीद ए वजूदी, बी है वहदल उल वजूदी, सी है अमृत कुंड और डी है मकतूबात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मकतूबात जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, है ना। 19 में क्या कहता है? कहता है कि किताब फतू अलदान की रचनाकार है कौन है? नंबर ए फिरदौसी है, बी है अलबुर्नी है, सी में है बलादुरी है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलादुरी जो है वह किताब फतू अलदान के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर
आपका 20 कहता है किस संगम वंश शासकों को प्रौढ़ देवराज भी कहा जाता था। नंबर 1 देवराज द्वितीय को, बी देवराज प्रथम को, सी हरिहर द्वितीय को और डी मल्लिकार्जुन को। तो प्रौढ़ देवराज के रूप में अगर जाने जाते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका देवराज प्रथम। देवराज प्रथम को प्रौढ़ देवराज के रूप में जाना जाता है, यानी कि देवराज द्वितीय को ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें से एक ही क्वेश्चन है और जो मिलान के लिए है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, चलिए शुरू करता हूँ। कहता है सूची ए को सूची बी में मिलाना है और इसके अनुसार से कूट दिया होगा, कूट को फिर देखेंगे। कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था, इसको जान लेते हैं। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का जो है ए में मिल गया। चलिए दूसरा देखते हैं, खानवा का युद्ध है ना। खानवा का युद्ध क्या हुआ था 1527 में। तो ये हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच, यानी कि खानवा का जो युद्ध है वह बी के साथ 2 मिल जाएगा। अब है चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और ये चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के बीच में, यानी कि 3 में इसी में ही मिलेगा। और बाबर का जो अंतिम युद्ध था वह घाघरा का युद्ध था और 1529 में था। ये था अफगानों के विरोध में, यानी कि मोहम्मद लोदी के विरोध में। तो यहाँ अकूट में अगर दिया रहेगा कि 1, 2, 3 और 4, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए ही मान के चलिए। तो 1, 2, 3, 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है कि क्वेश्चन है आपका ये रहा, आप देख रहे होंगे। कहता कि अरबों ने मुल्तान को निम्नलिखित में से किस नाम दिया, क्या नाम दिया था। अरब आक्रमणकारी जो थे उन्होंने मुल्तान को कौन सा नाम दिया था। नंबर ए अरबों का नगर, बी लोह नगरी, सी चर्चनामा और डी स्वर्ण नगरी। तो अरबों ने जो मुल्तान को नाम दिया था वह था स्वर्ण नगरी, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए कब भेजा। मोहम्मद बिन कासिम को जो भेजा था सिंध पर आक्रमण के लिए, तो वह कब भेजा था। नंबर ए 350 ईस्वी, बी 712 ईस्वी, सी 200 ईस्वी और डी 700 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 712 ईस्वी में सिंध पर भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, आप देख पा रहे होंगे। कहता है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। नंबर ए दिल्ली, बी आगरा, सी सासाराम और डी लाहौर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सासाराम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 25। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। कहता क्या कि शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार था, यानी कि शेरशाह के समय में फौजदार किसको कहा जाता था। नंबर 1 है हकदार को, बी है फौजदारी मामलों का प्रधान को, सी में है दीवानी मामले के प्रधान को और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ जो है ये जो हकदार नहीं है, क्या हो जाएगा कोषाध्यक्ष। क्या हो जाएगा कोषाध्यक्ष।
है ना, क्या हो जाएगा, कोषाध्यक्ष। तो ये जो है शेरशाह कालीन प्रशासनिक में फौजदार जो है उसको कहा जाता था, कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन जो है आपका 26, भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाई थी किसने? नंबर ए अशोक, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी हुमायूं। तो भारत में जो आपका ग्रैंड ट्रैंक रोड बना था वह किसने बनवाए थे? तो बनवाए थे शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 27। कहता कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, क्वेश्चन रिपीट है, दिल्ली, आगरा, सासाराम और लाहौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में है, और एक विशाल तालाब के अंदर में बना हुआ मकबरा है, मतलब बीचों बीच बना हुआ मकबरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, और देख पा रहे होंगे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कि पटना को प्रांत राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? नंबर ए शेरशाह ने, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी शाहजादा अजीम ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांत राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये रहा, कहता कि निम्नलिखित में से किसमें हिंदी और ईरानी वास्तुकला सर्वप्रथम सामान्य रूप से देखने को मिलता है? नंबर ए ताजमहल है, बी लाल किला है, सी शेरशाह का मकबरा है, और डी है आपका पंचमहल। तो हिंदी ईरानी कला से जो बना हुआ मकबरा है वह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी शेरशाह का मकबरा है। ये दोनों कलाओं से बना हुआ मकबरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। कहता कि अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया है? अकबर ने जो जजिया कर है किस वर्ष समाप्त किया था? नंबर ए 1564, बी 1545, सी 1556 और डी है 1520। तो जजिया कर समाप्त किए थे आपका 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा। तो आज 30 छोटी छोटी मगर बहुत ही मोटी बातें हैं, यानी कि मोटी क्वेश्चन है। वीडियो कैसे लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।